अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने ओडीआई स्क्वाड अनाउंस कर दिया और मुझे ये नहीं समझ आती कि किस बेसिस के ऊपर फैसल अकरम, वसीम जूनियर और ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान को इस स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। और कौन सी ऐसी से कोई कारकर्दगी है शादाब खान की ओडीआईस के अंदर कि उनको पाकिस्तान की टीम के अंदर दोबारा शामिल किया गया है, क्योंकि शादाब खान ने पिछले 3 सालों के अंदर कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला और आखिरी मैच 2023 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेला था, जिसके अंदर वो विकेट लेने के अंदर कामयाब नहीं हुए थे। ऑन द अदर हैंड शादाब खान के प्रीवियस जो लास्ट 3 ओडीआई मैचेस हैं इंटरनेशनल, उनके अंदर उनकी विद द बॉल कोई भी विकेट नहीं है। और उसके बाद 3 सालों के गैप के अंदर ऐसी कौन सी परफॉर्मेंसेज या कहाँ पर जाकर शादाब खान ने कारकर्दगी दी है कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो पाकिस्तान टीम के 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं, शादाब खान ने कहीं भी परफॉर्मेंसेज नहीं दी। तो फिर क्या शादाब खान को अपनी सिर्फ फेवरेटिज्म के तौर के ऊपर पाकिस्तान टीम के अंदर शामिल किया गया है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और ये इसलिए नहीं है कि शादाब मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसके स्टैट्स गिनवाने शुरू हो चुका हूँ। शादाब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस किस्म का वो ऑलराउंडर है 2017 से, मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ। अब जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, T20 के अंदर शादाब खान कहीं पर समझ आते हैं, लेकिन ओडीआईस के अंदर विदाउट एनी परफॉर्मेंसेज इन डोमेस्टिक और इवन इन इंटरनेशनल क्रिकेट एट ओडीआईस लेवल, वो अगर टीम के अंदर वापस आ जाते हैं तो फिर फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं पर है और जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। आज सुबह पाकिस्तान ने 8:30 बजे के करीब तकरीबन स्क्वाड अनाउंस किया। एक नज़र मारते हैं स्क्वाड पर और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने कहाँ पर गलतियाँ की। वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है, 5 से 6 मैचेस आपके पास टोटल हैं और स्टिल अभी तक आपको अपनी परफेक्ट प्लेइंग 11 तक नहीं पता, 15 तो दूर की बात है। शाहीन शाह, जिनकी ओडीआईस के अंदर जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज है, अभी जगह भी नहीं बनती। अगर वो कप्तान ना हो तो शायद ओडीआई के अंदर स्टैंड भी ना करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कप्तान है और उनके नायब कप्तान बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान टीम ने सलमान अली आगा को मेंशन किया कि वो ओडीआईस के वाइस कैप्टन है। और ऐसा पाकिस्तान के अंदर कल्चर नहीं है कि वाइस कप्तान को अनाउंस किया जाए, ये हमें पता हो कि हमारा आने वाला कप्तान कौन है। फिर अब्दुल समद को ऐड ऑन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएसएल परफॉर्मेंसेज। पहले भी पाकिस्तान के साथ कैरी का इनको किया गया है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि हसन नवाज कहाँ गया। क्वेश्चन वही है कि कामरान गुलाम किधर गए, जिन्होंने ओडीआईस के अंदर आकर भी परफॉर्मेंसेज दी। कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की, फिर उसको तीसरे चौथे नंबर से नीचे डाउन द ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर के अंदर खिलाया गया, जहाँ पर उसने साउथ अफ्रीका जैसी हाई बाउंसी पिचेस के ऊपर अर्ली जो है वो तकरीबन 30-35 बॉलों के ऊपर 60-70 की इनिंग खेली थी विद स्ट्राइक रेट ऑफ 180 प्लस। तो वो प्लेयर्स जो डिजर्व करते थे वो कहाँ पर हैं? अब अब्दुल समद भी आ गए, लेकिन क्या इनको चांसेस मिलेंगे? क्या इनको पाकिस्तान अपने साथ कैरी ऑन करेगा? क्या इनको प्रॉपर चांसेस देकर ओडीआई के लिए मद्देनजर रखा जा रहा है, या जस्ट जैसे T20 वर्ल्ड कप से पहले हसन नवाज की रिप्लेसमेंट पर अब्दुल समद आए थे और एट द एंड ऑफ द डे जब वर्ल्ड कप सर पे आया तो फिर अब्दुल समद की जगह शादाब खान ने पाकिस्तान के साथ ट्रैवल किया था। फिर अहमद दानियाल, इनका सैंपल साइज़ हमने देखा है जूनियर टीम के साथ भी, बड़े हंगरी बॉलर हैं और हमेशा मुश्किल वक्त के अंदर चाहते हैं कि उनको बॉल दिया जाए और वो बॉल के साथ परफॉर्मेंसेज दें। अगर इनको चांस मिलता है तो एक अच्छी चीज़ होगी और देखना होगा कि क्या ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी जो हमारा डेप्थ बॉलिंग ओवर का जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर आके अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं या नहीं। फिर अबरार अहमद, इनके बारे में किसी को कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान के इस वक्त नंबर 1 स्पिनर अगर कहें तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। फिर अराफात मिनाज बड़े हैंडी ऑलराउंडर हैं, टी 20 इसके अंदर इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, पीएसएल में इन्होंने परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर परफॉर्मेंसेज देते आए हैं और अब पाकिस्तान की ओडीआई टीम के अंदर इनको सेलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या इनको भी चांसेस मिलेंगे या जस्ट टीम के साथ कैरी किया जा रहा है? और अगर इनको चांस नहीं मिलता तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह होगी कि शादाब खान खेले होंगे, और क्योंकि शादाब खान प्रीमियम ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान के, और इस वजह से जो बाकी ऑलराउंडर्स हैं अपकमिंग वो अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं होंगे। अदरवाइज़ अगर आपने इनको 15 में सेलेक्ट किया और इनको प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिलता तो ये ज़्यादती होगी अरफात मिनाज के साथ। फिर बाबर आजम, अल्लाह करे कि परफॉर्म करें, और जिस किस्म के टच में नज़र आ रहे हैं वो बड़ा ही मज़े का टच है इस वक्त। बाबर आजम की टेक्निक बड़ी सॉलिड है, रन्स आ रहे हैं। और नीचे से फिर हारिस रऊफ़ टीम के अंदर आए हैं। काफ़ी लोग हारिस रऊफ़ को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज T20 परफॉर्मेंसेज, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ओडीआईस के अंदर देखें तो हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंसेज कदरे बेहतर हैं। और एक ऐसा बॉलर तो होना चाहिए जो एटलीस्ट 140 प्लस से बॉल करता हो। अब हमारी वो बॉलिंग अटैक जिसको आज से 2-4 साल पहले इंडियन कप्तान रोहित शर्मा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर कहते थे कि हमारे पास नेट्स के अंदर शाहीन, रऊफ़ या नसीम तो है नहीं कि हम उनके ऊपर परफॉर्मेंसेज उनके उनके मुताबिक जो है वो नेट्स के अंदर प्रैक्टिस करें। अलबत्ता जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं के साथ जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपके हरीफ, अगर आपके दुश्मन कंट्री का कप्तान आपको प्रेस करे तो इट्स मीन कि इन प्लेयर्स के अंदर काबिलियत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर अचीविंग पीक ऑन देयर कैरियर, जब इनको पीक हासिल हुई उसके बाद इन्होंने अपने पर मेहनत करना छोड़ दी और अब वो हाल हो चुका है कि शाहीन, नसीम
और हारिस रऊफ़ के ऊपर तनकीद भी होती है और इनके पेसेस भी बहुत नीचे गिर चुके हैं और इंजरीज़ भी कैरी करते रहते हैं। फिर माज़ सदाकत को टीम के अंदर पिछले जो है बांग्लादेश वाली सीरीज़ उससे के साथ ही कंटिन्यू किया गया और माज़ सदाकत एक किस्म की रिप्लेसमेंट है साइम अयूब की, फ़खर ज़मान की एज़ एन ओपनर खेलेंगे। और फ़खर और साइम के बारे में बड़े लोग इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वावेला मचा रहे हैं। तो कल प्रेस रिलीज़ के अंदर ये बताया गया था कि उनको इंजरी है, वो फिट नहीं है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे। अब नहीं पता कि किस किस्म की इंजरी है। इंजरी तो खैर बाबर आजम को भी थी, लेकिन होप सो कि वो इंजरी कोई खास बड़ी इंजरी ना हो और पाकिस्तान को जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके अंदर कामयाबी मिले और ये दोनों प्लेयर्स पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर वापस आएँ, क्योंकि बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा इश्यू, जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस वक्त हो रहा है कि गाजी गौरी को पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया और रोहेल नज़ीर को भी शामिल किया गया। अब रोहेल नज़ीर वो लड़का है जो 2021-22 से पाकिस्तान के सर्किट के अंदर चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाजी गौरी फ्रॉम नोवेयर स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सॉलिड टेक्निक होगी, पिछले जब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ थी, जो उनका थोड़ा बहुत टच था वो हमने देखा, अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर आप बड़े प्लेयर्स को जो लाइन में लगे उनको कट ऑफ करके स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में आएँगे, तो फिर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। और अब गाजी गौरी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर वो पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में हैं और अगर उनको प्लेइंग 11 के अंदर मौका मिलता है तो फिर अपना जो भी मैच हो पहला या दूसरा उनके अंदर उनको शो करना होगा, ताकि जो क्रिटिक्स हैं उनको वो खामोश करवाने में कामयाब हो। और रिजवान को ड्रॉप करना समझ नहीं आती। 6 से 7 आपके पास ओडीआई मैचेस हैं और आपकी जो कोर टीम है जो डिपेंड करती है ओडीआई की टीम, वो बाबर, रिजवान, आगा, फ़खर और शाहीन, ये आपके सीनियर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की टीम जो है वो डिपेंड करती है। और अब राइट बिफोर द वर्ल्ड कप अगर आप विकेट कीपर चेंज करने जा रहे हैं तो ये ज़्यादती होगी मोहम्मद रिजवान के साथ भी और ज़्यादती होगी उस प्लेयर के साथ भी जो पाकिस्तान के अंदर आएगा। और फिर होता यही है कि हारिस दिखाया जाता है टी20 में और ख्वाजा नाफे विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर ट्रैवल करते हैं, शादाब खान ट्रैवल करते हैं और दिखाए सुफियान मुकीम जाते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर पाकिस्तान तो कोई इवेंट नहीं जीत पाएगा। और अब पता नहीं कि रिजवान के प्लान्स में हैं या नहीं है, लेकिन रिजवान को ड्रॉप करना इस वक्त आई थिंक सबसे बड़ी भूल है। और रिजवान की परफॉर्मेंसेज अगर पिछले तकरीबन कुछ अरसे में देखें तो पाकिस्तान के जो टॉप बैट्समैन आते हैं उनमें रिजवान और आगा के स्कोर है। पिछले 3 या 4 सीरीज़ के अंदर तकरीबन 12 मैचेस के अंदर आगा का 400 प्लस स्कोर हैं और रिजवान के 380 के करीब आई थिंक कुछ स्कोर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका जो टॉप स्कोरर है इन बैटिंग यूनिट आप उसको ही ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दो। तो समझ नहीं आती कि आकिब जावेद साहब पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या करना चाह रहे हैं। और हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे हेड हैं पीसीबी के, उनके पास तो अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास और बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन जिनको उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ दी हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने के अंदर अपना पूरा किरदार अदा करें। और इस बात को करने के अंदर मुझे कोई शेम महसूस नहीं हो रही, क्योंकि फ़ैसले ऐसे किए जा रहे हैं कि जो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि यार ये गलत फ़ैसला है। तो पता नहीं फिर पाकिस्तान की मैनेजमेंट को क्या हो चुका है कि उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। फिर नीचे से नसीम शाह टीम के अंदर वापस आए हैं, पीएसएल में इंजरी की वजह से बाहर हुए थे। पीएसएल भी गंदी गई, उससे पहले भी 2 ढाई साल हो गए हैं। नसीम शाह की परफॉर्मेंसेज़ नहीं है, स्विंग ख़त्म हो चुका है, पेस बड़ा गिरा हुआ है। अब पता नहीं किस बेसिस के ऊपर उनको लाए हैं। वसीम जूनियर को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। एक ही ऐसा बॉलर था जो पिछली ओडीआई सीरीज़ के अंदर 145 से प्लस के ऊपर बॉलिंग कर रहा था, लेकिन अब वो भी पाकिस्तान की टीम में नहीं है। फिर साहिबजादा फरहान ने पिछले जो ओडीआई सीरीज़ थी उसके अंदर अपना डेब्यू किया था और होप्स हो कि वो अपने इस कैरियर को जो है वो लंबा सा लंबा करें और पाकिस्तान को अच्छा सर्व करें, क्योंकि टी20 के अंदर तो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। ओडीआई आई थिंक उनको ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेने का शौक उनको भी है और अर्ली ऑन सेट करके जिस तरह की तबाहकुन इनिंग वो खेल सकते हैं, उनका सैंपल साइज़ हमारे पास टी20 के अंदर भरा पड़ा है। तो होप्स हो कि पाकिस्तान के ये दोनों ओपनर्स शमाइल हुसैन भी हैं और सुफियान मुकीम को ऐड ऑन किया। फिर शादाब खान के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। अब सुफियान मुकीम को पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर आपने ओडीआईज़ के अंदर जो है वो डाल दिया है और इनकी ये किसकी रिप्लेसमेंट पे आए हैं? ये फैसल अकरम की रिप्लेसमेंट पे आए हैं, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी पिछले 3 से 4 सीरीज़ के साथ कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के साथ ट्रैवल कर रहे थे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर जो कि ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस भी देख रहा था और अचानक से उसको ड्रॉप करके एक नए प्लेयर को उसकी रिप्लेसमेंट पे लाया जा सकता है। अब मेरा जो एनालिसिस है, ये मुझे जो लगता है, सुफियान मुकीम इज़ अ टाइप ऑफ बॉलर जो तेज़-तेज़ बॉल करते हैं और टी20 के अंदर उनकी जो वैराइटीज़ हैं वो आई थिंक ज़्यादा प्रेफरेबल होंगी एज़ कम्पेयर टू ओडीआईज़, क्योंकि वो ज़्यादा फ्लाइट देना पसंद नहीं करते और तेज़ बॉलिंग करते हैं। जब तेज़ बॉलिंग आप कर रहे हो, आप बहुत तेज़-तेज़ करें तो ज़्यादा स्विंग भी बॉल नहीं होता, गुगली अच्छी पड़ती है, लेकिन टर्न इतना ज़्यादा आपको मिलता नहीं है और टी20 के अंदर चांसेस होंगे विकेट लेने के। वहीं पर अगर फैसल अकरम को कंपेयर करें तो वो थोड़ा-सा बॉल को लूप देते हैं, थोड़ा-सा स्लो बॉल करते हैं,
एयर के अंदर बॉल को छोड़ते हैं और चाहते हैं कि बैट्समैन उनके ऊपर चार्ज करें, और जब ओडीएस के अंदर इस तरह का लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा होता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बैट्समैन को लालच आती है और वो गलत शॉट खेलते हुए अपनी विकेट थ्रो करके जाता है। तो आई थिंक फैसल अकरम को इनको ओडीएस के अंदर अपने साथ कैरी ऑन करना चाहिए, वहीं पर सुफियान मुकीम को इनको परमानेंटली टी20 या इसके अंदर रखना चाहिए। और शादाब खान फ़हीम अशरफ की जगह पर अब आए हैं, किसकी जगह पर आए हैं और आ गए हैं तो प्लेइंग 11 के अंदर होंगे। लेकिन मैं पर्सनली ये फ़ील करता हूँ कि शादाब खान सिर्फ़ टी20 है इसकी हद तक ठीक है, लेकिन ओडीएस के अंदर अब शादाब खान की जगह नहीं बनती, क्योंकि आपके पास आने वाले वक़्त के अंदर ये इस टाइम डोमेस्टिक सर्किट के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, जो कि शादाब खान को आराम से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं और पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।